बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर फैसल है। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर आपको आपके घुटनों के अंदर आर्थराइटिस है, घुटनों में गैप कम हो गया, हड्डी हड्डी के साथ जुड़ चुकी है, आपको कैसे पता चलेगा कि जो आपके घुटनों के अंदर आर्थराइटिस है या घुटनों के अंदर जो टक टक की आवाज़ें आ रही हैं, घुटनों का जो खराबी है, ये किस लेवल पे है, कौन सी स्टेज पे है, कितनी इसकी स्टेजेस होती हैं, कैसे आप इसको डिटरमिन कर सकते हैं। अगर आपने घर में भी करना हो तो आप कैसे इसको आइडेंटिफाई कर सकेंगे। दरअसल हमारे घुटनों में जब भी दर्दें होती हैं ना, ज़्यादातर उसकी एक बहुत बड़ी वजह होती है कि घुटनों में गैप ख़त्म हो गया, हड्डी हड्डी के साथ जुड़ चुकी है। अब किस तरह से, ये देखें, अगर आप इस तस्वीर को देख रहे हैं तो ये हमारा नॉर्मल घुटना है, इस तरह से होता है। लेकिन ये वो घुटना है जिसके अंदर आर्थराइटिस हो चुका है। लेकिन अब इस घुटने में ना आर्थराइटिस हो चुका है, कैसे पता चलेगा कि आपको जो आर्थराइटिस है वो ऐसा ही है? क्योंकि सबको जो आर्थराइटिस होता है, जो घुटनों के अंदर ग्रीस का मसला होता है, ये ज़रूरी नहीं है कि एक जैसा हो। क्यों? वो इस वजह से, देखें, अब ये नॉर्मल है ना हमारा घुटना, तो यहाँ पे ये जो कार्टिलेज है ये बिल्कुल ठीक है। कार्टिलेज मतलब ग्रीस, वो रबड़ जो जोड़ों के बीच में होती है। इसका काम ये होता है कि जब भी आप चलें फिरें, जब भी आपके घुटने के ऊपर कोई हरकत हो, तो ये एक रबड़ की तरह का काम करे, ये फ्रिक्शन ना आने दे, रगड़ ना आने दे। अब जब ना हम गलत तरीके से वॉक करते हैं, चलते फिरते जो है वो हमारी एक्टिविटी सही ना हो, हमारे खाने ठीक ना हो, तो इसमें क्या होता है, इसमें ना टेढ़ आ जाती है, इसमें क्रैक्स आ जाते हैं। अब इसमें आगे क्रैक्स, लेकिन हमने तो ये सुना है कि लंबी लंबी वॉक करेंगे हमारा वजन कम हो जाएगा, हमारे ओवरऑल घुटने ठीक हो जाएंगे। लेकिन जब आपके घुटनों में मौजूद जो क्रैक्स हैं, जो जो कार्टिलेज है, उसके अंदर जब टेढ़ आना शुरू हो जाती है, जब आप लंबी लंबी वॉक करते हैं, अपने घुटनों से लंबे लंबे काम लेते हैं, तो उससे नुकसान ये होता है कि आपकी वहाँ क्रैक वाली जगह की जो हड्डी है ना, वो नीचे वाली हड्डी के साथ मिलके रगड़ना शुरू हो जाती है। उससे क्या होता है, फर्ज करें कि आपके ना शुरू हुआ था घुटने के अंदर दर्द, और वो यहाँ क्रैक आया था पहला पहला, लेकिन आपने एहतियात नहीं की, चलते फिरते रहे, एक्टिविटीज़ करते रहे, तो यहाँ वाली हड्डी और यहाँ वाली हड्डी ये आपस में रगड़ती रही और ये वाली जगह नोकदार हो गई। ठीक है, आपने फिर भी एहतियात नहीं की, है बढ़ते बढ़ते एक और नोक बन गई, एक और बन गई, एक और बन गई। इस तरह से ये बढ़ते बढ़ते इतनी सारी नोकदार, ये इस तरह के नोक्स बन गए। इन नोक्स को ना मेडिकल में कहा जाता है ऑस्टियोफाइट्स। जितने नंबर ऑफ ऑस्टियोफाइट्स होंगे, जितने ज़्यादा ऑस्टियोफाइट्स होंगे, उतना बड़ा आपका घुटने के अंदर आर्थराइटिस की स्टेज होगी। समझ आ गई? सो आपके घुटने के अंदर कितनी तबाही हो चुकी है, कितना, कौन से मरहले पे हैं, ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ ऑस्टियोफाइट्स के ऊपर, नंबर ऑफ ये वाली जो नोक्स हैं, नोकदार जो हिस्से हैं ना हड्डियों के, इनके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना आपके कार्टिलेज के अंदर क्रैक्स आ चुके हैं। इसको इससे समझें आप। ये देखें, जो स्टेज 1 होता है ना, आप कहेंगे कि ये तो माइनर सी स्टेज है, लेकिन इसमें तो हमें एक भी क्रैक नहीं नजर आ रहा है। बिल्कुल ऐसे ही होता है, कोई एक माइनर सी टेढ़ होती है हल्की सी, और वो आपको स्टेज 1 आर्थराइटिस के कैटेगरी के अंदर आती है। ठीक है, अब जब हम इसका एक्सरे करवाते हैं ना, तो नॉर्मली हमें पता चलता है कि हमारे एक्सरे के अंदर तो अच्छा खासा गैप है, बिल्कुल ठीक ठाक है। वो जो क्रैक है ना, वो एक्सरे में सही से नज़र भी नहीं आता है। सो स्टेज 1 वाले जो है ना, इनके लिए तो इतना ज़रूरी है ना कि इन्हें थेरेपी करवानी चाहिए। थेरेपी से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आप किसी प्रॉपर शहर में रहते हैं तो अपने नज़दीकी किसी भी थेरेपी सेंटर पर जाएँ, और अगर आपके शहर में, आपके इलाके के अंदर थेरेपी सेंटर नहीं है, तो फिर मैंने ना व्हाट्सएप के ऊपर आप रब्ता करेंगे मेरे साथ वीडियो कंसल्टेशन के ऊपर, तो मैं आपको ना एक थेरेपी का प्लान बना के दूंगा जो आप घर में करेंगे। लेकिन अगर आप मुल्तान से, तो फिर आप मेरे क्लिनिक पे विजिट कर सकते हैं। देखें, अभी ये है माइनर स्टेज। जब आ जाए ना माइल्ड स्टेज, उसमें ना हमें इस तरह से कुछ वाज़े क्रैक्स नज़र आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अब जब हम स्टेज 2 पे आ जाते हैं या स्टेज 1 पे होते हैं, ठीक है, हमें कोई फिक्र नहीं होती, हम फिर भी वॉक भी कर रहे होते हैं, फिर भी एक्टिविटीज़ भी कर रहे होते हैं, खाने भी इस तरह के खा रहे होते हैं जिसका नुकसान होता है। अब उसका नुकसान ये होता है कि हमारी हड्डियों के अंदर क्रैक आने की वजह से हड्डियां आपस में रगड़ने लग जाती हैं, हल्की हल्की सी टक टक की आवाज़ आना शुरू हो जाती है, लेकिन हम सीरियस नहीं लेते। तो नुकसान ये होता है कि आप पहुंच जाते हैं स्टेज 3 के ऊपर। सो ये जो स्टेज 3 होती है ना, इसमें हड्डियां बहुत ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो जाती हैं और काफ़ी ज़्यादा पेन शुरू हो जाती है। और पाकिस्तान में तो बहुत सारे लोग जब स्टेज 3 में पहुँचते हैं ना,
तब जाके इसको बहुत ज़्यादा सीरियस लेने लगते हैं। स्टेज 2 और 1 को तो हम सीरियस लेते ही नहीं है कि हल्की फुल्की दर्द है दवाई खाई। अच्छा, स्टेज 1 के अंदर ना मोस्टली दवाई खाने से आपकी दर्दें कम हो जाती हैं, लेकिन दवाई इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। मेडिसिन से आपका ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं हो सकता। दर्द की फीलिंग कम हो जाती है, दर्द थोड़ी देर के लिए मैनेज हो जाता है, लेकिन ये हल नहीं है ना। हल तो ये है कि हम इन क्रैक्स को भरें या फिर इसके ऊपर और नीचे वाले जो पट्टे हैं इनको स्ट्रॉन्ग करें, जो कि थेरेपी से हो सकते हैं। अच्छा, अगर फ़र्ज़ करें कि आप स्टेज 2 के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है? जब आप स्टेज 2 पे आते हैं ना, तो भी आपको चाहिए कि आप थेरेपी के ऊपर फोकस करें। जो स्टेज 3 होती है ना, इस स्टेज के अंदर आपको चाहिए कि आप मेडिसिन्स और साथ-साथ थेरेपी के ऊपर जाएँ। हमारा मसला ये होता है कि हम स्टेज 1 के ऊपर इतनी दवाइयाँ ले लेते हैं कि हमारा स्टमक हो जाता है ख़राब। जब आता है ना बड़ा मसला स्टेज 3 वाला, तब तक हमारे स्टमक में हो चुकी होती है तबाही। अब हम दवाइयाँ ले नहीं सकते। अब हम क्या करते हैं? अब हम पीआरपी करवा रहे हैं, हाइलुरोनिक एसिड के इंजेक्शन लगवा रहे हैं, हम स्टीरॉयड इंजेक्शंस लगवा रहे हैं, बट ये सॉल्यूशंस नहीं है, ठीक है? जब आप पहुंचते हैं स्टेज 4 के ऊपर, अब अगर कोई बंदा मुझे कहे कि मैं स्टेज 4 पे हूँ और मुझे वर्जिश बताएं जी मैं इससे ठीक हो जाऊँ, या मुझे कोई डाइट बताएं, खाना बताएं कि मेरे ये जो क्रैक्स हैं, ये जो नोकदार पॉइंट्स हैं, ठीक हो जाएं, अब ये ठीक नहीं हो सकते। अब इसका हल ये है कि इस हिस्से को, इस वाली जगह को, ये जो क्रैक्स वाली जगह है ना, ये इसको हमने काटना है, इसको ख़त्म करना है। आप खुद लॉजिकली सोचें कि इसका क्या और हल हो सकता है। हम इसके ऊपर क्या टीका लगाएंगे तो ये जो क्रैक्स हैं, ये जो नोकदार हड्डियाँ, ये ठीक हो जाएंगी? कभी भी नहीं हो सकती हैं। अब क्या करेंगे हम? ये वाले जो नोकदार हिस्से हैं ना, ये वाले, इसको यहाँ से कट करना पड़ेगा। ये कट करके, यानी इस तरह से हड्डी हड्डी के साथ जुड़ चुकी है, इस हिस्से को कट करके यहाँ पे ये लगाने पड़ेंगे, जिसे हम टोटल नी रिप्लेसमेंट कहते हैं। सो ऐसे लोग जिनको आर्थराइटिस का मसला है, आप स्टेज 1 में है या 2 में है, इवन 3 में भी है, तो इसे बहुत बहुत ज़्यादा सीरियस लेना है। अपनी थेरेपी करवानी है, अपनी डाइट ठीक करनी है। खामखा फजूल में जो पेन किलर्स हैं वो नहीं लेते रहना है, ये हल नहीं है। पेन किलर आपकी पेन को किल कर देंगी, वक्ती तौर पे किल करेंगे, ये सोल्यूशन नहीं होता, ठीक है? और दूसरा, अक्सर लोग कहते हैं कि फला इंजेक्शन लगवाएंगे ना, ये कार्टिलेज बनना शुरू हो जाएगी। पीआरपी के अंदर होता है कि थोड़ा बहुत यहाँ पे ब्लड वेसल्स बनना शुरू हो जाती हैं प्लेटलेट रिच प्लाज्मा की वजह से, कि वो जैसे ही नई ब्लड वेसल्स बनती हैं उससे कार्टिलेज बनने की एक इम्प्रूवमेंट की उम्मीद हो सकती है, बट ये भी परमानेंट सोल्यूशन नहीं होता। सबसे बेहतरीन ये होता है कि जब आप फिजिकल थेरेपी कराते हैं, अपने मसल्स के ऊपर काम करते हैं ना, जो घुटने के ऊपर लगे होते हैं, नीचे पिंडली वाले पट्टे, इनको जब आप स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, इनको जब आप मजबूत कर लेते हैं, तो आपके घुटने के ऊपर प्रेशर आना कम हो जाता है, तो उससे आपको बहुत वाज़ेह फ़र्क नज़र आता है। लेकिन अगर आप स्टेज 4 में हैं, तो फिर आप जो है ना टोटल नी रिप्लेसमेंट की तरफ सोचें। और अक्सर लोग कहते हैं कि हमें सर्जरी नहीं करवानी, सर्जरी का तो बिल्कुल नुकसान होता है। बड़े मैंने पेशेंट्स देखे हैं जिनकी सर्जरी हुई, नया जोड़ डला है, सर्जरी के बाद उन्होंने फिजियोथेरेपी करवाई, वो अपनी लाइफ में वापस आ सकते हैं और बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ डिपेंड करता है आपने ये सर्जरी कहाँ से करवाए, यानी जो करने वाला बंदा है ना, वो उसकी स्किल, उसका हुनर मैटर करता है। नंबर 2, जब आपने सर्जरी करा ली है, उसके बाद आपकी थेरेपी किस तरह से हुई। नंबर 3, आपको डायबिटीज़ या शुगर वाला मसला तो नहीं है, क्योंकि जिनको शुगर का मसला हो ना, उनके जिस्म के अंदर तो वैसे ही कोई भी अगर कट लग जाए तो वो उसका क्रीन नहीं बनता है, तो यहाँ पे तो आपका पूरा का पूरा जोड़ खुलता है। सो अगर शुगर है तो फिर बहुत मुश्किल है। अनकंट्रोल अगर डायबिटीज़ है तो फिर बहुत मुश्किल है कि आपके सर्जन भी अवॉइड करेंगे कि टोटली रिप्लेसमेंट नहीं करनी है। लेकिन अगर आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल्ड है तो मैं तो रेकमेंड करूँगा कि आपको ये कराना चाहिए, लेकिन अच्छी जगह से कराना चाहिए। अगर लाहौर से हैं, गुरकी हॉस्पिटल से करवा सकते हैं। और इसके अलावा डिपेंडिंग, आप ये खुद ही देख लीजिएगा। अक्सर लोग ना मेरे क्लिनिक के ऊपर आके बता रहे होते हैं कि हमारे फलां रिश्तेदार ने करवाया था, वो तो बेड पे लेटा हुआ। आपने नोट करना है कि एक तो उन्होंने जहाँ से करवाया है वो मैटर करता है, नंबर 2 उन्होंने उसके बाद थेरेपी करवाई है नहीं। इसकी थेरेपी 3 दिन 4 5 6 महीने तक चलती है और बंदा बिल्कुल ठीक हो जाता है। मैंने बड़े पेशेंट देखे हैं जो कि टोटली रिप्लेसमेंट के बाद ठीक हुए। अच्छा, यहाँ पे जो आपने डिसाइड करना है ना कि हमने क्या करना है, ये सारा आपका फैसला। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको गाइड करना है कि ये मसले है क्या, ठीक है? मैं आपको कुछ भी रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि आप ये नहीं ये कर लें, ये नहीं ये करें। तो आपको सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस देनी है कि ये क्या चीज़ें हैं, क्यों होता है कि टक टक की आवाज़ें आ रही। ये देखें, ये हड्डियाँ कैसे नोकदार हुई हुई हैं, ये बीच की ग्रीस खराब हुई है ना, तो हड्डियाँ रगड़ने की वजह से ये नोकदार पॉइंट बन गए। जितने ज़्यादा नोकदार पॉइंट, उतना बड़ा आपका मरहला होगा, उतनी बड़ी आपकी स्टेज होगी। अच्छा, अब इसका हल क्या? देखें, अगर आप ना 4 स्टेज के अंदर भी है ना, हड्डी हड्डी के साथ जुड़ चुकी है, इसका
इसका बेहतरीन हल ये है कि आपने इसके अंदर खला क्रिएट करें। इसके अंदर ग्रीस लाने के चक्करों में पड़ने के बजाय ना इसमें खला लेके आए। खला के क्या फ़ायदा होगा? खला के फ़ायदा होगा कि हड्डियाँ ना नोकदार तो हो चुकी हैं। क्या ख्याल है अगर हम ये जैसे इधर देख रहे हैं ना, हड्डी हड्डी से थोड़ा सा दूर है, बीच में खला है, अगर हम ये खला क्रिएट कर लें। खला क्रिएट करने में ना सबसे पहले तो आपके जो थेरेपिस्ट हैं वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। वो इस तरह से ना डिफरेंट ऐसी वर्जिशें और डिफरेंट एंगल्स के ऊपर आपके घुटने के ऊपर मूवमेंट्स या ट्रैक्शन करवाते हैं कि आपके घुटने के अंदर खला क्रिएट हो सकता है। लेकिन अगर आपके पास नज़दीकी कोई थेरेपी सेंटर नहीं है ना, फिर आप ऐसे करेंगे जिस तरह से ये बैठे हैं ना, ऐसे आपने बैठ जाना और अपने टखनों के साथ ऐसे वज़न बांध लेना है और अपनी टांग को नीचे लटका के बिल्कुल ढीला छोड़ दें। वज़न आपने 2 से 3 किलो बांधना है। 2 किलो बहुत अच्छा है, 2 किलो इधर बांध लें, 2 किलो दूसरी तरफ बांध लें। इस पोजीशन के अंदर आपने बैठ जाना है, ठीक है। जैसे मैंने ये बांधे हुए ना यहाँ पे अपने टखनों के साथ, ये 2-2 किलो के ये बांध के और ऐसे बैठ जाना है। इससे ये होगा कि आपके घुटनों के अंदर खला क्रिएट होगा। कोई मूवमेंट, कोई एक्सरसाइज, कोई प्रेशर, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ बांध के इस तरह से बैठना है। 10 मिनट 15 मिनट, अगर आप कंफर्टेबल हैं 20 मिनट के लिए बैठ सकते हैं। और टांगों को लटका के बैठना है, नीचे जो है ना सपोर्ट ना हो, ताकि ऊपर से थोड़ा सा खिंचे। और 2 किलो इधर और 2 किलो इधर, ये बेहतरीन वज़न है। अगर आप चाहें ना तो ये वाला इस तरह का एंकल वेट अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो ये इस नंबर के ऊपर रब्ता करके भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये एक तरीका है कि जिससे आप अपने घुटनों के बीच में खला लेके आ सकते हैं। ये वो तरीका है कि जिससे आप समझ सकते हैं कि आपके घुटनों की कौन सी स्टेज है। ये कैसे पता चलेगा कौन सी स्टेज है? ये एक्सरे से पता चलता होता है। आप अपने ऑर्थोपेडिक या फिजियोथेरेपिस्ट से मिलेंगे ना, वो आपके एक्सरे को देख के आपको बता देंगे कि आप कौन सी स्टेज पे हैं। पहली जो 3 स्टेजेस हैं, इन 3 स्टेजेस के अंदर आपको थेरेपी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है। 4th स्टेज जो है ना, ये थोड़ा सा मुश्किल होती है। इसके अंदर फिर आपको नया जोड़ ही डलवाना पड़ता है। आई होप सो कि आप लोगों को समझ आ गई होगी कि घुटनों के अंदर जो आर्थराइटिस है इसकी कितनी स्टेजेस होती हैं, इन स्टेजेस के अंदर कैसे आपने पहचान करनी है और कौन कौन से इसके अंदर इलाज के ऑप्शंस हमारे पास मौजूद होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करना है। कोई भी आपकी सजेशन है, आपके माइंड में कुछ सवाल आते हैं, नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। बाकी अगर मेरे साथ वीडियो कॉल के ऊपर चेकअप करवाना है, नीचे मैं लिंक दूंगा, उस पर क्लिक करके व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता करें और अपनी वीडियो कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं, जिसमें आप अपने एक्सरेज और बाकी चीज़ें शेयर करेंगे। उसे मैं देख के मैं आपको गाइड कर दूंगा कि आपको क्या मसला है। और ऑनलाइन अगर आपका थेरेपी का प्लान बनना है वो भी मैं आपको बना के दे दूंगा। फिर आप अपने घर में ही थेरेपी की वर्जिशें करते रहेंगे। बाकी अगर आप इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।